आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे आप कैसे तैयारी कर सकते हो। जैसे बीच में मैंने एक बार बोला था आपको कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद 40 ही दिन मिलते हैं, जो पहले 60 डेज़ मिलते थे या फिर 50 डेज़ मिलते थे, वैसे कभी कभी नहीं हो सकता। तो वैसे सेम यहाँ पे इस साल हो चुका है कि यहाँ से आगे आपको ऑलमोस्ट 40 डेज़ मिले हैं और 40 डेज़ में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आगे आप इसे कैसे कर सकते हो, या फिर आपकी जो भी सवाल मन में हो सकते हैं वो एक हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको यानी पूरी क्लियरिटी मिले कि कैसे आपको यहाँ से आगे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, वो है कि इस साल एलिजिबल हो गए कि नहीं हो गए। तो इसमें देखिए दोनों प्रोबेबिलिटीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको तो मेल कर ही रहे NCISM को कि एलिजिबल करो, हमें 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड करो, जो 31 अगस्त उन्होंने रखा है डेट। और 31 अगस्त बहुत से स्टूडेंट्स को कहने कंप्लीट नहीं हो रहा है उनका इंटर्नशिप 31 अगस्त तक। तो एक्सटेंड करने के लिए तो काफ़ी सारे उनको मेल गए हैं, या फिर समझो उनके सोशल मीडिया पे भी कमेंट जा रहे हैं। तो देखने के बाद अगर वो NCISM कंसिडर करता है तो हो भी सकता है, अभी होने के चांसेस भी है इसके लिए, क्योंकि एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे स्टेट के इश्यूज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स के इशू है। तो एक जब मेजॉरिटी होता है इन्हें, बहुत से स्टूडेंट्स अगर समझो उससे अफेक्ट हो रहे हैं तो उनको कंसिडर करना पड़ता है। तो होने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो अच्छा ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि नहीं होने के बाद भी आप ये सोचो कि नहीं यार नहीं होगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बीच में हमने एक इंटरव्यू दिया था, देखो भाव्या परमार का, जिसकी 3rd रैंक थी ऑल इंडिया में। तो पहले बार उसका वैसे ही हुआ था, जो गुजरात से हमारे पास उसने ज्वाइन किया था, तो पहली बार वो एलिजिबल नहीं था। जब दूसरी बार वो एलिजिबल हो गया तो उसके पहले का जो स्टडी था उसका उसका जो बेस बन चुका था, उसको दूसरे अटेम्प्ट में इतना अच्छा उसका फ़ायदा हुआ कि वो तीसरे रैंक पे आ गया ऑल इंडिया में। तो ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि एलिजिबल ना हो, या फिर समझो पहली बार तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो उनकी, उनका सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक आता है। बिकॉज आयुर्वेद में क्या है, हमारे यहाँ पे सीट्स बहुत कम है, यानी गवर्नमेंट सीट्स कम है, और उसमें भी क्लिनिकल सीट्स कम है। तो समझो बीच में आपकी रैंक कहीं पे आ गई, समझो ऑल इंडिया में 700 आ गई, 800 आ गई, तो उस लेवल की सीट्स नहीं मिलती जो आपको आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ओवरऑल समझो 25,000 स्टूडेंट देते हैं एग्ज़ाम, 25 से लेकर 26,000, उसमें अगर आपको समझो 700-800 भी रैंक आ गई तो भी अच्छी सीट नहीं मिलती है ना। क्लिनिकल गवर्नमेंट सीट जो आप एक्सपेक्ट करते हो उतना मिलना भी मुश्किल होता है। तो अगर आप समझो आपको और एक अटेम्प्ट देना पड़े, तो आप उसे यानी निराश मत हो, कहने इसे निगेटिवली मत लो। उसमें भी काफ़ी सारा पॉजिटिव शिप आया, नेक्स्ट ईयर आप बहुत बेहतर अटेम्प्ट दे सकते हैं। बस एक ही इसमें दिक्कत है कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ से आगे भी आपको 1 साल का सोच के, एक 1.5 साल का सोच के पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो थोड़ा सा अगर समझो आप उसके बीच वाला पार्ट थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा जॉब करके भी आप तैयारी आपकी कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा ही निराशा है, पूरा पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों प्रोबेबिलिटी से एलिजिबल होगे तो अच्छा ही है, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा प्लान बी के लिए भी तैयार रहो। पर दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट के मन में होता है जब भी एग्ज़ाम की डेट आती है, जैसे आज एग्ज़ाम का डेट का जो नोटिफिकेशन आ गया कि 22 अगस्त को एग्ज़ाम होगी, तो दूसरा जो एलिजिबल होने का तो वो इशू रहा, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट के मन में होता है कि यहाँ से आगे 40 दिन में इतना सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसा है तो कवर कर सकते हो आप, लेकिन उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिवीजन फेज भी होना चाहिए आपको, आपका पढ़ाई। अगर आप सोचोगे नहीं मैं न्यू पढ़ूंगा और फिर उसकी रिवीजन करूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपको सभी जो न्यू टॉपिक्स है, जितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, उसी पे फिर से अभी रिवीजन फेज में आना है। क्योंकि आप अगर न्यू टॉपिक्स पढ़ते बैठोगे तो न्यू टॉपिक्स पढ़ोगे वो भी याद नहीं रहेगा, और रिवीजन जो करना था वो भी भूल जाओगे। ऐसा तो इसलिए यहाँ से आगे आप याद रखो कि अगर रिवीजन फेज़ में आप हो और रिवीजन टॉपिक है ने वही बार बार पढ़ना है, तो ही आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन न्यू टॉपिक पढ़ के आप उसको सोच रहे हो कि नहीं मैं उसे फिर से रिवाइज कर पाऊँगा 40 दिन में, तो पढ़ाई मुश्किल है। फिर नेक्स्ट सवाल स्टूडेंट का मन में रहेगा कि यहाँ से आगे न्यू टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करें कि पूरा ही बंद कर दें। तो न्यू टॉपिक्स को अगर आप बहुत पढ़ना भी होगा तो बहुत कम समय के लिए पढ़ो, यानी आपके पूरे शेड्यूल में समझो अगर पढ़ना भी होगा तो 1-2 घंटे का ही समय रहेगा आपको न्यू टॉपिक्स के लिए, बाकी पूरा आपको रिवीजन टॉपिक्स ही पढ़ने चाहिए यहाँ से आगे। और न्यू टॉपिक्स अगर पूरा ही बंद करना होगा तो कौन से डेट से बंद करने चाहिए, तो 1 अगस्त से आप पकड़ लो कि आपको पूरे ही बंद करने चाहिए। जो लास्ट के 21 दिन है, 22 तारीख को एग्ज़ाम है, लास्ट की 21 दिन यानी समझो 3 हफ्ते का जो समय रहेगा आपके पास, उसमें आपको पूरा ही बंद कर देना चाहिए न्यू टॉपिक्स पढ़ना। यानी आप इस दोनों पॉइंट को याद रखो कि पढ़ना भी होगा तो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए पढ़ो, और 1 अगस्त से आप उसे पूरा ही बंद कर दो।
पॉइंट होगा कि स्टूडेंट के मन में कि यहाँ से आगे हमारे कितने रिविजन्स होने चाहिए, यानी जितना समय आगे 40 डेज़ का हमारे पास जो समय हाथ में है तो उसमें कितने रिविजन्स होने चाहिए पूरे सिलेबस के। तो देखिए, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ के रखा है और यहाँ से आगे भी उसके स्टडी आवर्स बहुत अच्छे से रहेंगे तो 3 रिवीजन तो कर ही सकते हैं वो। यानी 13 दिन का एक सेशन अगर पकड़ोगे तो नियरली 39 डेज़, यानी पूरे 40 डेज़ को 3 हिस्से में बाँट के अगर आप रखोगे तो 3 रिवीजन्स आपके पूरे सिलेबस के 3 बार रिवीजन हो सकते हैं। और समझो अगर इतना उसका पहले का बेस नहीं है या फिर यहाँ से आगे भी वो इतना एफर्ट्स नहीं डालेगा तो एटलीस्ट वो 2 रिवीजन कर सकता है। 20 डेज़ का एक सेशन रखा और 20 डेज़ का दूसरा सेशन रखा तो यहाँ से आगे वो 2 रिवीजन भी कर सकता है। इतने तो एटलीस्ट रिवीजन आपके होने चाहिए। और बहुत ही पुअर है समझो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस अभी स्टार्ट कर रहा है, उसे अभी कहाँ पे तो कोचिंग ज्वाइन किया और अभी स्टार्ट कर रहा है तो एक पूरी रिवीजन कर सकता है। अगर समझो उसका पुराना कुछ बेस नहीं पढ़ाई का और अभी भी वो बहुत ही थोड़ा ही समय दे रहा है पढ़ाई के लिए तो एटलीस्ट एक रिवीजन कर सकता है। तो ऐसे मैंने 3 स्टूडेंट के बारे में बोला जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, 3 ही रिवीजन का टारगेट रखे। जो उससे थोड़ा वीक है वो 2 रिवीजन का टारगेट रखे और उससे भी वीक है वो एटलीस्ट एक रिवीजन तो करे अपने पूरे सिलेबस के। देन नेक्स्ट टॉपिक आपके मन में रहेगा कि यहाँ से आगे हम एक दिन के लिए कितने आवर्स पढ़ाई करें, यानी कितने घंटे हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। तो देखिए, आइडियली इसका आंसर ऐसा है कि जितना भी समय आप समझो खाने पीने का, सोने का है, वो सब छोड़ के बाकी समय आपका पढ़ाई में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनकी अभी भी इंटर्नशिप शुरू है या फिर समझो अभी भी सिविल ड्यूटी शुरू है, कुछ ना कुछ ऐसा शुरू है, तो जो समय मिले वो पढ़ते रहो। फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो समय मिले उसमें थोड़ा फ्रेश होकर रेस्ट करके पढ़ते रहो। या फिर जो भी वर्किंग फेज़ में है, सब जो हाउस वाइफ है या फिर कहीं जॉब कर रहे हो और आपको बहुत कम समय मिलता है पढ़ाई के लिए, तो 40 दिन में आपको उतना समय यूज़ करना चाहिए जितना आपको पूरा मिलता है। और जो पूरा घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्या, यानी पूरा समय आपको पढ़ाई में देना चाहिए। जितना भी समय आपको मिले खाने पीने का, सोने का, जितना रेस्टिंग वाला आपका जो समय होता है वो छोड़ के पूरा समय आप पढ़ाई में लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट आपके मन में ऐसा रहेगा कि सर जब से डेट आ चुका है, जैसे आज डेट का नोटिफिकेशन आपने देखा, तब से एक अलग स्ट्रेस बढ़ चुका है, एक अलग से बर्डन आ चुका है, बिकॉज इतना सारा पढ़ना है तो वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें। देखिए, जब भी इतने सालों का मैंने 2017 से मैंने देखे कि AIBD के नोटिफिकेशन आने लगे और NTA के जो लोगो लगा के अगर जब आता है ऑफिशियल नोटिस हमें दिखता है तो एक अलग स्ट्रेस आता है स्टूडेंट को उस फेज़ में। और वो बर्डन हो या फिर समझो स्ट्रेस से धीरे 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 आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हो। यानी एक हफ्ता तो लगेगा, आप पकड़ लो कि आपको डेट के साथ आपका माइंड एडजस्ट हो जाएगा, फिर अपने आप पढ़ लोगे। ऐसा है तो शुरुआत में होता है, धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करते हो, फिर आप लिमिटेशन समझते हो आपको कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ इस साल के लिए और आप उतना ही पढ़ लोगे। ऐसा तो एक हफ्ता आप पकड़ लो कि आपको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए समय लगेगा, लेकिन आप एडजस्ट हो जाओगे धीरे धीरे। नेक्स्ट टॉपिक आपके मन में ऐसा रहेगा कि यहाँ से आगे लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, इनका समय कैसे होना चाहिए। देखिए, लेक्चर्स का समय आप यहाँ से आगे कम कर दो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको लेक्चर्स पूरे ही बंद करने। जो टॉपिक आपको अभी भी कठिन लगते हैं वो आप लेक्चर से कर सकते हो। यानी जैसे समझो रिसर्च स्टैट हो, संस्कृत हो, आयोजी के, आपको जो टॉपिक कठिन लगता हो, संहिता का भी हो, सब्जेक्ट का भी हो, आप उसके अभी भी लेक्चर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरे ही बंद करने हैं, लेकिन लेक्चर का समय आपको यहाँ से आगे कम करना चाहिए, क्योंकि लेक्चर से रिविजन करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। उसे यानी उतना फिर स्पीड नहीं आएगा आपकी स्टडी में। मेन आपको यहाँ से आके नोट्स का समझ लो, नोट्स पढ़ने का या फिर आपने जो भी संहिता वगैरह जो भी पढ़ा है उसे फिर से रीडिंग करने का जो है समय उस ज़्यादा रखना चाहिए। क्वेश्चन का भी रखिए समय, क्वेश्चन सॉल्विंग का भी, लेकिन नोट्स पढ़ने का समय ज़्यादा रखिए। और क्वेश्चन सॉल्विंग का समझो अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो 3-4 घंटे का समय तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का देना ही चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग टिल द एंड रखिए, जब तक लास्ट डेट नहीं आता एग्जाम तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेक्चर के अभी भी आप सुन सकते हो, लेकिन कम समय तक रखो और मैक्सिमम समय आपका नोट्स पढ़ने में दो, ताकि क्योंकि एक बल्क रीडिंग हो जाती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने बोला जैसे 12 घंटे की आपकी पढ़ाई है तो 3-4 घंटे का समय आपको हेल्दी जो समय है पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग में भी लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से आगे एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हो, पूरे साल भर अपने कंसिस्टेंटली पढ़ा है, तो आप एक दिन में 1000 से लेकर 1500 के क्वेश्चन भी इतना टारगेट रख सकते हो और इतना पॉसिबल भी है। और समझो थोड़ा सा मीडियम लेवल का आपका पढ़ाई है, ना बहुत ख़राब है ना बहुत अच्छा भी है सब, तो आप नियरली 500 to 700 क्वेश्चन इतना टारगेट रख सकते हो। और इससे भी कम आपकी लेवल की पढ़ाई है, समझो आप अभी स्टार्ट कर चुके 2-3 महीने या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो नोटिफिकेशन आने के बाद, तो फिर 300 से लेकर 500 क्वेश्चन का टारगेट आप रख सकते हो एक दिन के लिए। ऐसा है तो ये 3 कैटेगरी के लिए आप याद रखो, बहुत बेहतरीन है। तो 1000-1500 का टारगेट रखो। थोड़ा मीडियम लेवल का है आपका पढ़ाई तो 500 से लेकर
जो 700 तक है उतना रखो, और उससे भी आपका कम है तो 300 से लेकर 500 क्वेश्चंस जो है एक दिन में आप टारगेट उतना रख सकते हो। देन नेक्स्ट आपका एक सवाल रहेगा कि मन में यहाँ से आगे एक दिन की शेड्यूल के बारे में अगर बोलना होगा तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रखना चाहिए उस दिन का। तो देखिए, कोई भी एक दिन रात का शेड्यूल समझो 10-12 घंटे का अगर आप पकड़ोगे तो उसे आप 3 हिस्से में बांट लो। 3 हिस्से में, यानी पहला हिस्सा आप रखो कि शुरुआत दिन की बहुत बोलते हैं हाई यील्डिंग टॉपिक से कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे MRI नोट्स हम लोग बोलते हैं, यहाँ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स MRI नोट्स पढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे कोई अलग पढ़ता हुआ, कोई पारी के टीवीएस पढ़ता है। तो आप अपने ये तरीके से हाई यील्डिंग टॉपिक्स, यानी जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और आपकी भी नज़र बैठ चुकी है वो सिलेबस के ऊपर, उसे आप शुरुआत में ले लो, 2 घंटे का समय वहाँ पे दे दो। फिर आप संहिता सब्जेक्ट को डिवाइड करो। समझो 10 घंटे की पढ़ाई आपको करनी होगी तो 7 घंटे का पढ़ाई आप संहिता करोगे, 3 घंटे की पढ़ाई आप जो है सब्जेक्ट की रख लो। यानी रोज़ का रोज़ फिर उसमें क्या पढ़ना है उसके अंदर वो आप डिसाइड कर लो कि संहिता में क्या पढ़ना है। उसमें माइनर संहिता, मेजर संहिता रहेगी। सब्जेक्ट्स में समझो द्रव्य रस छोड़ के भी बाकी भी सब्जेक्ट्स वो अपने तरीके से एडजस्ट करो, लेकिन एक ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2 घंटे की पढ़ाई आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स की होनी चाहिए। उसमें भी आप संहिता सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आप जैसे MRI नोट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, तो क्या उसमें संहिता सब्जेक्ट ही है, बाकी क्या है। देन 7 घंटे की पढ़ाई आपकी संहिता की होनी चाहिए और 3 घंटे की पढ़ाई आपकी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है कि क्वेश्चन सॉल्विंग है, लेक्चर्स करना है, नोट्स है, सब कुछ उसी में इंक्लूड है। तो ये 3 हिस्से में आपको दिन बांटना है। आपको कैसे करना है आप देखो अपने हिसाब से, बिकॉज ऐसे तो नहीं मैं गाइड कर पाऊंगा कि सुबह उठ के शरक पढ़ लो, सुश्रुत पढ़ लो, वो हो नहीं पाएगा, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। लेकिन जनरली 40 दिन का अगर टारगेट आपके सामने है तो ऐसे आपको पढ़ना चाहिए कि 3 हिस्से में बांटो और उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। नेक्स्ट आपका एक सवाल रहेगा कि मन में यहाँ से आगे कौन से टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। देखिए, कौन से टेस्ट सॉल्व करने चाहिए उसकी लिस्ट तो मैं ग्रुप पे आपको देता रहता हूँ, लेकिन अब मैं आपको थीम बोलता हूँ कि कैसे टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। तो देखिए, छोटे छोटे टॉपिक जैसे सूत्रस्थान के पहले अध्याय, चरक का दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे टेस्ट अभी मत सॉल्व कर लो। अभी सूत्रस्थान का एक सिंगल टेस्ट सॉल्व कर लो, या फिर शारीर का, निदान का, चिकित्सा का, सिद्धि स्थान का, ऐसे। यानी आपको ऐसे करना चाहिए कि बड़े सिलेबस को आप एक ही टेस्ट में फेस कर लिए। यानी सूत्रस्थान 30 अध्याय उसका एक सिंगल टेस्ट सॉल्व कर ले तो आपको तुरंत समझ में आता है कि कहाँ पे आपको वीक हो अभी भी। या फिर पूरे चरक संहिता की, चरक पूर्वार्ध की, चरक उत्तरार्ध की, ऐसी कोई टेस्ट हो आपके सामने, या फिर पूरे चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की, या फिर पुराने मेजर टेस्ट हो जो आपने दिए होंगे, या फिर पुराने मॉक टेस्ट, या फिर इस साल के मॉक टेस्ट, जो भी आपको लार्ज पोर्शन को आप एक ही टेस्ट में फेस करोगे तो आपके वीक पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं। ऐसा है तो ऐसे टेस्ट आप सॉल्व कर लो जहाँ से आपको छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आप मेहनत लेने से अच्छा है आपको समझे कि कौन से संहिता का कौन सा पार्ट आपका अभी भी वीक है या फिर सब्जेक्ट वीक है, और वहाँ पे मेहनत लेके आप आपको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। एक पॉइंट मैं बस लास्ट में बोलूँगा और इस वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं। वो है कि लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। वो है कि इस 40 दिन में आपकी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप अवॉइड करो वो है कि किसी के साथ कंपैरिजन करा, किसी के भी साथ कंपैरिजन मत करो। यानी लीडर बोर्ड पे आपके मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, या फिर किसी ने समझो डिस्कशन में कुछ पूछ लिया और आपका मूड ख़राब हो गया कि आपको सिंपल पॉइंट नहीं आ रहा है, या फिर टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको बहुत सिंपल समझो मर्म का क्वेश्चन है कि ये कालांतर मर्म है कि सद्य प्राण मर्म, जब बस्ती जैसा मर्म समझो आपने कालांतर वहाँ पे टिक मार्क कर दिया टेलीग्राम पे, तो भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपका मेन काम क्या है कि आपकी साइकोलॉजी को जो बोलते हैं ना, भले पॉजिटिव ना हो लेकिन न्यूट्रल रहना चाहिए, एटलीस्ट ना नेगेटिव हो ना पॉजिटिव, न्यूट्रल माइंडसेट भी आप रखोगे आपको 40 दिन में, तो भी आप बहुत बेहतरीन कर लिए। क्योंकि साइकोलॉजी ख़राब होने से बहुत सारे स्टूडेंट का नुकसान होता है। मैंने इतने सालों में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो साल भर अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में जैसे एग्ज़ाम की डेट आती है पूरा उनका एंग्जाइटी हो जाता है, उनको फिर समझो स्ट्रेस बढ़ता है, और एग्ज़ाम के दिन में तो पूछो ही मत, 2 घंटे में इतनी सारी गलतियाँ करके आता है तो पूरा उनका नुकसान हो जाता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम, थोड़ा कम भी पढ़ लो, ज़्यादा समझो 2 घंटे एक्स्ट्रा भी सो गए एक आध दूसरे दिन तो भी चलेगा, लेकिन मेन आपका काम है कि साइकोलॉजी जो है आपका उसको ख़राब नहीं करना है, आपका माइंडसेट ख़राब नहीं करना है। और ये आपको लगता होगा बहुत जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये जनरल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका जितने समझो आपको 280 मार्क्स आने हैं ना, तो उसके 300 हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड ठीक है इसलिए। और समझो आपका माइंड अगर ख़राब हो गया एग्ज़ाम के दिन पे भी हो या फिर ये 40 दिन में, तो आप 300 मार्क्स का पढ़ाई कर चुके हैं तो वो 200 तक हो सकते हैं।
इतना उसका असर हो जाता है ऐसा। तो ये एक लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर ली। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक सुन चुके हो तो यहाँ पे यानी कुछ ना कुछ मुझे फीडबैक देते रहो। आपको समझो कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, तो और कुछ रहेगा आपकी क्वेरी तो वो भी डिस्कस यानी कमेंट में लिखो, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाते रहेंगे।